हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपको साइंस का। क्लास 10 साइंस का डिस्कस करेंगे, वो भी समझ लीजिए जो आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो है 2023 में जो बच्चा 2023 में एग्ज़ाम दिया है तो यही सब क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये आपका क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2023 का है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले है कि आप क्वेश्चन बोला गया था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण जो है ना विरल माध्यम, देखिए ये बात को ध्यान रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला लाइन ये लिखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब इसका उल्टा बोलेगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो पेपर 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, ऐसे कैसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब आपको लगता होगा जो नज़दीक की वस्तुओं को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना होगा। उसमें नज़दीक की वस्तुओं को दिख रहा है जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं दिख रहा है, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, वो समझिए। लिखेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट दिखाई देता है, जो सामने रखा जो वस्तु है उसको स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो सवाल उठता है इसको दूर कैसे किया जाए। तो अवतल लेंस के यदि चश्मा का प्रयोग करिएगा तो इस लेंस को दूर किया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आ जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया, प्लस आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा गया था। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण आवश्यक है। देखिए इसमें लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है कि यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करना है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करना है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारकों में तत्वों की परमाणु संख्या और प्लस उत्पादों में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर मान लीजिए हो गया। क्लियर यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, अभिकारक कहला जाएगा, ये अभिकारक कहला जाएगा, ये वाला क्या कहला जाएगा, उत्पाद कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहला जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहला गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है आपका, ये सब पार्ट को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यही बोल रहा है, इसमें तत्वों की जो परमाणु संख्या बराबर हो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी 2023 के पेपर में पूछा गया था। आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए प्रकृति के प्रजनन में क्या महत्वपूर्ण है। बोल रहा है डीएनए जो है प्रकृति जीवों के गुणों के अगली पीढ़ी तक लेकर चलती रहती है। आगे क्या बोल रहा है, इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है।
परंतु विभिन्नता के कारण इसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए वांशिक गुणों के संदेश वाहक होता है जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। जैसा माता पिता रहेगा उसी टाइप का उसका संतान भी रहेगा। तो इसे क्या, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला है जो भूमिगत जल के कोई 2 लाभ बताइए। ये भी आपका 2023 में पूछा गया था। तो क्या लिखेंगे, भूमिगत जल का कोई 2 लाभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भूमिगत जल फैलकर कुएं से जल स्तर को बनाए रखता है तथा खेतों में नमी बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, भूमिगत जल मनुष्य और जानवरों द्वारा दूषित नहीं होता। ये भूमि के अंदर है उसमें देखिए मनुष्य के द्वारा नहीं जानवर के द्वारा कोई दूषित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा है, इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। आप भी इसी तरह से अंतर लिखने का कोशिश करिएगा। प्रतिबिंब जो है सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा इमेज सीधा बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, सीधा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मतलब क्या बोला है, मतलब यहाँ पर समझिए ना, सीधा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी एवं उल्टा बनते हैं। जो सीधा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनने वाला, वो आभासी एवं उल्टा बनता है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला है ना, जो सीधा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनेगा और उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से क्लियर कर देते हैं। सीधा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, यहाँ तक क्लियर है। जबकि यहाँ पर क्या बोला है, उल्टा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या, वास्तविक बनेगा। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। इसमें क्या बनता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, मतलब हमेशा सीधे बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जब ये वस्तु की स्थिति कहाँ रखा गया, इसमें क्या लिखेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा ही बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो बोल रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन, देखिए ये पॉइंट को यहाँ इम्पोर्टेंट है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य वाला नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बोल रहा है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है ना, जिसमें आँख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, अतः सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा क्या है, आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। देखिए क्या लिखेंगे, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अम्लीय वर्षा लिख दिए। क्या लिखें अम्लीय वर्षा, तो वर्षा के जल का पीएच मान जो है जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब आगे बोल रहा आश्वित जो जल है, आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। देखिए आश्वित जल मतलब क्या हो गया, शुद्ध जल। और शुद्ध जल में H+ आयन नहीं बनेगा, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं करेगा। ये बोल रहा आश्वित जल शुद्ध होते हैं जिसमें H+ आयन नहीं बनते हैं, तो विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसमें आगे क्या लिखिएगा, आगे देखिए बोल रहा वर्षा का जो जल होता है ना, जो पानी पड़ता है, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 जो गैस मिलकर इसमें अम्लीय बना देता है। और जब अम्ल बन जाएगा तो H+ आयन देगा, तो इसलिए विद्युत का चालन करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आश्वित जल में विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या क्या गुण है। तो ऊर्जा का आदर्श स्रोत क्या होना चाहिए, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। और क्या क्या गुण होना चाहिए, तो सरलता से सुलभ हो सके, कहीं भी आराम से मिल सके, भंडारण और परिवहन में भी आसान हो सके, और वह सस्ता भी हो, यही ऊर्जा का आदर्श स्रोत कहलाता है।
आगे देखिए बोल रहे धातु और अधातु के 3 भौतिक और 2 रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग धातु और अधातु लिखेंगे। तो हम लोग भौतिक गुण को देखेंगे। सबसे पहले धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जस्ट उल्टा लिखना है। आगे क्या लिखेंगे धातुएं आघातवर्धिता और तन्यता होता है, जबकि अधातु आघातवर्धिता और तन्यता नहीं होता है। ठीक है। अब रासायनिक अंतर देखिए 2 पॉइंट लिखते हैं। धातुओं के परमाणु धन आयन होते हैं, जैसे Na+, Mg2+, सब में देखिए प्लस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अधातुओं के परमाणु ऋण आयन होते हैं, जैसे Cl-O2- यहाँ पर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्षार के होते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए अमीबा वाला क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, अमीबा के पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए बोल रहा है जो अमीबा में ना जो भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपादों के द्वारा होता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल एकदम नज़दीक आ जाता है, समीप आ जाता है, तब अमीबा क्या करता है, भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से क्या करता है, घेर लेता है। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपने भोजन को शरीर के बाहर निकलने के लिए शरीर की सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपना भोजन बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर चित्र बनाना जरूर। देखिए अमीबा का चित्र है, ये आपका क्या है, केंद्रक कहलाता है। ये आपको जो खाली जगह दिख रही है क्या, खाद कण दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, खाद कण दिख रहा है। अब देखिए खाद कण को क्या किया, इन कूटपाद के द्वारा इसको देखिए अटैक कर लिया, पकड़ लिया, इसको यहाँ पर फंसा लिया। अब फंसाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, खाद रिक्तिका और खाद कण को अपने अंदर डाल लिया। और अपने अंदर डालने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये आपको पूरी तरह से अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया अमीबा में पोषण हो गया। तो हम लोग लगभग बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो आनुवांशिकता देखते हैं, माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना। देखिए जैसे माता पिता का जो गुण, जैसे मान लीजिए माता पिता का जो गुण होता है ना, वो बच्चों में अधिकतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए माता पिता यदि कोई नाटा कद का है तो उसका बच्चा देखिए नाटा कद का हो जाता है, लंबा है तो लंबा हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गुण आ जाता है। तो माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर हो गया। यह संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे आपको सुनते भी होंगे माता पिता का कुछ ना कुछ गुण बच्चों में आता है, सेम कभी कभी चेहरा भी दिखने लगता है। तो आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह द्विगणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है, जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। यह विभिन्नताएं भी उपलब्ध कर सकता है। तो हम टोटल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।